बताइए, अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, और मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं इसको। तो मई में तो इस बार हमने 13 मई को मनाया था और अक्टूबर में 14 अक्टूबर को मनाया। और इस बार थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कहाँ पर जांस्कर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी लद्दाख में 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया अभी 13 और 14 अक्टूबर को। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था। याद रखना कहाँ पे? लद्दाख में। इसमें क्या होता है, एक मुखोटा नृत्य उत्सव होता है और यही इसका मुख्य आरक्षण का केंद्र है। मुखोटा नृत्य जांस्कर फेस्टिवल इसका नाम है। वैसे लद्दाख में और भी फेस्टिवल हम देखते हैं। एक तो हेमिस फेस्टिवल होता है यहाँ पे, हेमिस नेशनल पार्क आपको पता है लद्दाख में ही है। एक स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल यहाँ होता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में ही होता है। फिर बताओ, अभी हाल ही में फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? तो आंसर होगा रौनक साधवानी ने। तो ये है फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई? इटली में हुई। और इसे भी महाराष्ट्र नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी ने जीत लिया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस युवा मितान परिवहन योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर कोई छात्र वो सरकारी स्कूल या कॉलेज में जाएगा तो उसको परिवहन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात इन्होंने कह दी कि उसका जो भी खर्चा आएगा, आने जाने का जो भी परिवहन का खर्चा होगा, उसको पूरा सरकार वहन नहीं करेगी। 50% तो सरकार देगी और 50% जो बस संचालक होगा वो देगा। जैसे 10 रुपये किराया लगता है, 5 रुपये सरकार और 5 रुपये बस संचालक देगा। और वैसे भी देखो, योजना में मितान शब्द आ रहा है। जब भी मितान आपको दिख जाए ना, तो उसका उत्तर छत्तीसगढ़ ही होगा। यही अपनी योजनाओं में मितान शब्द का प्रयोग करते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अबुआ वीर दिशोम अभियान जो कि एक वन अधिकार अभियान है और इसे अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब क्या है? तो जंगल पर निर्भर समुदायों की रक्षा के लिए वन अधिकार समिति बनाई जाएगी और ये हर ग्राम स्तर पर ये समिति बनाई जाएगी। फिर बताओ, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेजॉन ने। तो प्रोजेक्ट कुइपर इसको लॉन्च किया अमेजॉन ने। जिसका उद्देश्य क्या है? तेज इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना। मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, इंटरनेट बंद नहीं होगा। और इसके लिए क्या करेंगे? ये 3000 से ज़्यादा उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। और इसी पहल में, इसी मुहिम में अभी अमेजन ने इसके शुरुआत के 2 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है, जिनके नाम हैं कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2। बात करें कहाँ से लॉन्च किया? फ्लोरिडा, अमेरिका से। और किस रॉकेट की सहायता से? तो एटलस रॉकेट की सहायता से। ये भी याद रखना। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अभी किस व्यक्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया? नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक ये एक प्रसिद्ध कवयित्री थी जिन्हें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो 16वीं महिला बनी थी। साहित्य यानी कि लिटरेचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला था? तो 1901 में मिला था सुली प्रुधोमे को। ये फ्रांस के थे। और अभी आप जानते ही हो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं और हमने इनको ट्रिक से कैसे याद किया था? साहित्य में मेरी जान फंस गई, साहित्य में मेरी जान फंस गई मेरे दोस्त, जान फंस गई, जॉन फंसे। फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टोफर लक्सन। तो अभी न्यूजीलैंड में जो चुनाव हुए उसमें पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन ने जीत हासिल की है और अब वो होंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। और वे किनका स्थान लेंगे? यानी कि अभी तक न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो क्रिस हिपकिंस हैं। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी है नेशनल पार्टी। देखो, पहले अपन न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री अब होंगे क्रिस्टोफर लक्सन, नेशनल पार्टी के हैं। और आपको याद होगा
अभी सबसे नवीनतम कॉन्टिनेंट खोजा गया था, उसका नाम रखा था जिलैंडिया, और हमने कहा था कि जो न्यूजीलैंड देश है ये उसी का हिस्सा है। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। बात करें थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं ये दिन? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग। वैसे नेशनल फूड डे भारत में कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो भी याद रखो, 7 जून को होता है वो। अभी अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का भी निधन हो गया। नाम क्या है उनका? मनोहर सिंह गिल। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का भी निधन हो गया। वे 1996 से लेकर 2001 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। और कौन से नंबर के थे? तो 11वें नंबर के थे। अच्छा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बुक भी आप ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ले आपसे। बुक का नाम है इन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, 2000 में मिला था, सन 2000 में। यहाँ पे चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950, और इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और ये 25वें नंबर के हैं। वैसे पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो वीएस रमा देवी थी। अभी याद होगा आपको, चुनाव आयुक्त ने नेशनल आइकॉन बनाया था, किसको? सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग ने एक गरुड़ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ये चुनावों से संबंधित है, तो भाग 15। और अनुच्छेद पूछे तो 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, उनके कार्य आदि से संबंधित है। ये लाइन भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ ये इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने, या यूं कहूं कि इक्वेडोर के अब तक के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं ये। और इक्वेडोर की बात करें तो ये साउथ अमेरिकी देश है, जिसकी कैपिटल होती है क्विटो, करेंसी यूएस डॉलर चलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ये किस देश में है, तो भी आंसर होगा इक्वेडोर में। फिर बताइए अभी हाल ही में ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संगीता जी ने। तो लेखिका है संगीता जी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। तो ये जो बुक है ये केरल के मात्र सत्तात्मक अतीत की याद दिलाती है, जहां महिलाएं निर्णय लेने और संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकार का प्रयोग करने के मामले में अधिक सशक्त थी। आप जानते हो अभी सोनल गोयल ने नेशनल कॉलिंग नाम से बुक लिखी थी, सोहिनी चट्टोपाध्याय द डे आई बिकम अ रनर, और नीरजा चौधरी ने हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी थी। चलो फिर बताओ, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की, जो कहाँ पे हुई? जर्मनी के बर्लिन में। और याद रखना हर साल ये यहीं पे होती है, बर्लिन में। और इसका विषय क्या है, थीम क्या है? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके 17, जिसको आपको 2030 तक पूरा करना है, तो इसमें कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो गुड हेल्थ के बारे में बात करता है? फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इस बार ये इसका 3रा संस्करण था, जो 17 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे? मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है इस समिट का? तो वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधा प्रदान करके भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये इस बार 3रा है। तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2016 में, वो भी मुंबई में हुआ था। और दूसरा हुआ था 2021 में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, क्योंकि उस समय कोरोना था। और इस बार ये 3रा हुआ मुंबई में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी।
और डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम कई बार पढ़ा होगा। इन दोनों की जोड़ी ने कई बार खिताब जीते हैं, वो मैं आपको अभी सारे रिवाइज भी करा दूंगा। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। अब जैसे कि इन्होंने इस साल कौन कौन से खिताब जीते वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो मलेशिया ओपन इन्होंने जीता था, इंडोनेशिया ओपन इन्होंने जीता था, कोरिया ओपन इन्होंने जीता था, उससे पहले स्विस ओपन इन्होंने जीता था, और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड ये लेकर के आए थे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में, उसमें जो गोल्ड है वो ये दोनों की जोड़ी लेकर के आई थी। फिर बताइए, अभी हाल ही में फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर होगा मार्टी अहतिसारी। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान के लिए उन्हें 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वे फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और 1994 से लेकर सन 2000 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। नाम था मार्टी अहतिसारी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। तो एक बार फिनलैंड देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में फिनलैंड। कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है साउली निनिस्तो, और प्रधानमंत्री अभी बने भी थे नए, पेत्री ओरपो इनका नाम है। आप फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में अभी किसे जिनेवा में यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो आंसर होगा अरिंदम बागची को। तो अरिंदम बागची ये अभी तक विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, पर अब वे होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और वे यहाँ जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। तो इनका नाम याद रखना, अरिंदम बागची इनका नाम है। आप बाकी देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए आप 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हो। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा सिद्धार्थ मृदुल। तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल वे मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट मैं आपको बता दूं जो अभी हाईकोर्ट में हुए थे। जैसे कि अभी देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनी। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ये राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। ये अभी 2023 की ही बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यह हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य विकासशील देशों में यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। पहली बार इस दिन को 1987 में मनाया गया था। चलिए फिर बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में कितने नए खेलों को शामिल किया? तो आंसर होगा 5। तो आपको पता है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र हुआ था भारत में भी कहा, मुंबई में, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। और वहीं पे ये फैसला लिया गया कि 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसमें 5 नए खेल शामिल होंगे। अब वो 5 खेल कौन कौन से पहले वो देख लो। क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। और यहाँ पे अगर क्रिकेट की हम बात करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसे ओलंपिक में दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। पहली बार इसको शामिल किया गया था 1900 में जो ओलंपिक हुए थे, पेरिस फ्रांस में हुए थे। और वैसे देखोगे तो वो दूसरे नंबर का ओलंपिक था, क्योंकि पहला जो नंबर का ओलंपिक था वो तो 1896 में हुआ था एथेंस ग्रीस में। तो 1900 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें विजेता रहा था इंग्लैंड, फ्रांस हार गया था। उसके बाद 128 सालों के बाद अब हो रहे हैं, मतलब अब होंगे 2028 में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। T20 फॉर्मेट में होंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित किया? तो आंसर होगा IIT BHU। तो अभी IIT BHU ने क्वांटम समर्थित हरित ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, जो बड़ी मात्रा में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन ये क्लीन एनर्जी है जिसे भविष्य का ईंधन भी बोला जा रहा है। चलो फिर बताओ, हाल ही में बथुकम्मा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में एक लोकप्रिय उत्सव है।
इससे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। ये नवरात्रि में 9 दिनों तक मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ होता है देवी माँ या जीवन दाता देवी। तो बथुकम्मा त्योहार याद रखना तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उसने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को लॉन्च किया है और इसे नाम दिया है अपार आईडी। अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के लिए डिग्री हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अवार्ड या किसी भी तरह का क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत किया जाएगा इसमें। तो मतलब इससे क्लियर है, जैसे आपका होता है ना वन नेशन वन आईडी, एक आईडी कार्ड होगा, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ वही आपका वैलिड होगा। उसी तरह से स्टूडेंट के पास एक आईडी होगा, वो हर जगह वैलिड होगा भारत में। उस आईडी की मदद से आप अपनी डिग्री ले पाओगे, स्कॉलरशिप, अवार्ड या कोई भी अगर आपको सरकार की तरफ से कुछ भी क्रेडिट मिलता है, मतलब आप एक लाइन में कहो तो इस कार्ड से आपका पूरा एजुकेशनल डेटा आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से। अच्छा, एक प्रश्न, बड़ा बारीक सा प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि इस अपार आईडी में कितने नंबर की संख्या होगी? भाई आईडी संख्या होगी तो कितने नंबर की वो संख्या होगी? तो 12 नंबर की होगी। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना 12 नंबर का, वैसे ही। वैसे जीएसटी कितने नंबर का होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 15 नंबर का होता है। और आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे जो सीवीवी नंबर होता है, याद रखना, वो तो आपको पता ही होगा, तीन नंबर की संख्या होती है। लेकिन सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है ये जरूर याद रखना, मैंने बताया आपको पहले भी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा गाना लिखा है? तो आंसर होगा माडी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 नवंबर 2023 को माडी नाम से एक गरबा सॉन्ग है उसको जारी किया है और इस गाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लिखा है गुजराती भाषा में। इसे गाया किसने? दिव्य कुमार ने, और मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है। वैसे ये जो माडी है ये दूसरा गाना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल नवरात्रि के लिए लिखा है। इससे पहले भी उन्होंने गारबी नाम से एक और गाना लिखा था जिसे आवाज़ दी थी भानुशाली ने, और म्यूजिक कंपोजर हैं तनिष्क बागची। और आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम एग्जाम वॉरियर है, 2018 में आई थी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बाजरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कर रही है। कब से कब तक? 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में बाजरे की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना। श्री अन्न का अर्थ क्या होता है? वह अन्न जिस पर देवी की कृपा हो। वैसे आपको पता है बाजरे को हम श्री अन्न के नाम से ही जानते हैं और भारत ये बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बाजरे का भारत में होता है। ये आयरन, जिंक, कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक सोर्स है जो भारत में कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री ने चंद्र मिशन के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा अपना चंद्रयान। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना चंद्रयान नाम से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है और ये वेब पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें उन्हें किताबें, क्विज, पहेलियाँ ये सब मिलेंगी और चंद्रयान 3 के बारे में प्रेरक कहानियाँ भी। और इसे तैयार किया किसने? NCERT ने। जिसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के बीच लर्निंग को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा बर्ड फ्लू। तो अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी भारत को बर्ड फ्लू फ्री घोषित कर दिया है और इसे हम और क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। इससे मुक्त हो चुका है भारत और ये एक वायरस से होता है। तो कौन सा है इसका वायरस? H5N1। पहले हम इसकी बात करें, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस, फ्रांस में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा भोपाल। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल का महिला पुलिस थाना ये ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना बन गया है। ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो थाने को विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया, बच्चों के लिए झूला घर बनवाया,
शौचालय बनवाए, मतलब पूरा इस पुलिस थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर सही से तैयार किया गया, उसके बाद इसको ये सर्टिफिकेट मिला। और याद रखना, अगर किसी को भी हम ISO सर्टिफिकेट देते हैं तो कितने साल के लिए वो वैलिड रहता है? 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद फिर से इंस्पेक्शन होगा और फिर से अगर उसकी कंडीशन में वो वैसा पाया गया तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी प्रश्न आ जाए, मान लो थोड़ा सा और टिपिकल वे में, जैसे होता है ना GI टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है या दिया जाता है? 10 सालों के लिए। किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाए तो कितने सालों के लिए? तो आप कहोगे 20 सालों के लिए। उसी तरह मैंने आपको बताया ये। तो अभी तो आप सिंपल सा याद रखेंगे कि देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बन गया है जिसे अभी ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो भोपाल का महिला पुलिस थाना है। फिर बताइए, अभी हाल ही में काटी बिहू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो असम का सबसे इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये। इसे काटी मास में मनाया जाता है और इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और काटी बिहू ये 2023 में हमने 18 अक्टूबर को मनाया। ये चावल की नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है। वैसे असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। जनवरी में माघ बिहू, अप्रैल में बोहाग बिहू और अभी अक्टूबर में ये काती बिहू। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्र सुरक्षा मिशन ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा हैती में। तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने हैती देश में सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक गिरोह है, एक ग्रुप है जिसका नाम है G9 एंड फैमिली, जिसने पूरे देश में आतंक फैला रखा है, पूरी अशांति फैला रखी है। वहां पे जो हिंसा, वहां पे वो मारपीट कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो वहां पे बढ़ती हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने केन्या के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? केन्या देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, इंग्लिश में बोलोगे तो मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट शुरू किया है, जिसमें लीडर बनाया केन्या को। याद रखना, केन्या के नेतृत्व में किया है। कहां पे किया है? तो हैती में किया है। हैती, इसकी कैपिटल होती है क्या? पोर्ट ऑफ प्रिंस। प्रधानमंत्री एरियन हेनरी है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात करते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो 5 परमानेंट हैं वो तो हमेशा के लिए हैं। कौन कौन है? US, रशिया, चीन, UK और फ्रांस। इनके पास एक कौन सी शक्ति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं आप वीटो पावर, ना करने की शक्ति आप बोल सकते हो। जैसे कोई भी बात हुई, कोई भी बिल आया, तो अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर वो पास नहीं होगा, वो बात नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अक्टूबर 2023 में किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रघुबर दास को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रघुबर दास को उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया है। आपको मैं बता दूं, ये जो रघुबर दास हैं, ये वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन अभी ये उड़ीसा के राज्यपाल बन गए, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं, इनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया। ये तेलंगाना से हैं। तो इस प्रश्न में मैंने आपको 2 अपॉइंटमेंट बता दिए। एक तो उड़ीसा के गवर्नर बन गए रघुबर दास और त्रिपुरा के गवर्नर बन गए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया? तो 153। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 45। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 की, जिसको जारी किया है मर्सर ने और इस बार ये इसका 15वां संस्करण है। तो भारत की रैंक है 45। कितने देशों में? तो 47 देशों की ये लिस्ट इन्होंने जारी की है, जिसमें भारत 45 नंबर पर है। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे नीदरलैंड है, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे डेनमार्क है। अच्छा, नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। और आपको पता है नीदरलैंड के हेग में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट का। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड हो गया, भारत 45 नंबर पे हो गया और सबसे आखिरी 47 नंबर पे अर्जेंटीना है। तो ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है कि देशों में जो पेंशन योजनाएं चल रही है वो कहां पर सबसे अच्छी है और कहां पर सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वरीयता इंडेक्स को लॉन्च किया था। आप जानते हो भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की थी?
तो आंसर होगा 2015 में। अब इंडेक्स, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक रोग है और इसमें क्या होता है, हड्डी हमारी बहुत कमजोर हो जाती है। देखो, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो हड्डी होती है बहुत कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्की से अगर चोट लग जाए तो वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। और बात करें इस बार की थीम क्या है, बिल्ड बेटर बोन्स। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2023 में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, तो आंसर होगा साइकी। तो अभी नासा ने साइकी नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया, फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से। एक्चुअली में साइकी एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, जो बहुत ही कीमती माना जाता है। इसमें कई सारा लोहा है, निकल और सोना वगैरह है। तो अभी नासा ने इसी की स्टडी के लिए ये जो मिशन लॉन्च किया है, इसी का नाम साइकी रख दिया, उस क्षुद्र ग्रह के नाम पे रख दिया साइकी। और आपको बता दूं, ये पृथ्वी से खोजा गया 16वां क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि नासा ने मनुष्यों को चांद पर उतारने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, तो आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। और उसमें एक महिला भी भेजेगा ये, जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। वैसे क्षुद्र ग्रहों की बात हुई है, एस्टेरॉइड्स की, तो एक प्रश्न काफी एग्जाम में आता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन के बीच पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो कि चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन है, तो आंसर होगा अमित सरोहा और पारुल परमार। आपको याद है अभी एशियन गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था चाइना के हांगजाओ में, तो अभी वहीं पे ये चौथे पैरा एशियन गेम्स का भी आयोजन हुआ, जिसमें उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी हैं, अमित सरोहा और पारुल परमार। आप जानना चाहोगे इनका संबंध किस खेल से है, तो ये जो अमित सरोहा हैं ये हरियाणा के डिस्कस थ्रोवर हैं और पारुल परमार ये गुजरात की बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में रिवर्स स्विंग नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा अशोक टंडन ने। तो इस बुक का पूरा नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन बुक, जिसे लिखा है अशोक टंडन ने। और अभी से लॉन्च किसने किया, हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने। इस किताब में आजादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो इसको लिखा है अशोक टंडन ने। अच्छा, चेतना मारू का नाम न्यूज में था। इनकी एक बुक है वेस्टर्न लेन। ये भी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि 2023 बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है इनकी इस बुक को, और ये भारतीय मूल की लेखिका है, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। फिर बताओ, हुडको के नए सीएमडी ये कौन बने, तो आंसर होगा संजय कुलश्रेष्ठ। तो अभी संजय कुलश्रेष्ठ इनको हुडको का नया सीएमडी बनाया गया है। हुडको की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1970 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए सीएमडी बन गए संजय कुलश्रेष्ठ। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए, तो आंसर होगा आशुतोष शर्मा। तो अभी तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम था, युवराज सिंह के नाम था, पर अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने, आशुतोष शर्मा ने। ये रेलवे के बल्लेबाज हैं और अभी इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इनसे पहले युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया था और आशुतोष ने 11 गेंदों में बना लिया। चलो फिर बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया, तो आंसर होगा 2035। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए और इसको बनाने का लक्ष्य दिया, कब तक, 2035 तक बनाना है। और हमें मानव को भी चांद पर भेजना है, इसका भी लक्ष्य तय किया गया, 2040 तक भेजना है। वैसे आपको पता है अंतरिक्ष में पहले से एक स्पेस स्टेशन है, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसे कब स्थापित किया गया था, 1998 में अमेरिका और रशिया ने। लेकिन अभी नासा ने कह दिया इसे बंद कर दिया जाएगा, 2030-31 तक हम इसे बंद कर देंगे। वैसे चाइना ने भी अपना स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम रखा है तियांगोंग, और अब भारत ने भी कह दिया कि हमें भी बनाना है, कब तक, 2035 तक। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये टॉप पर है, तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी एविएशन एनालिटिक फर्म है सीरियम,
और अभी इसी ने वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग को जारी किया। इसमें बताया कि कौन सा एयरपोर्ट समय पाबंद यानी कि ऑन टाइम एयरपोर्ट है, टाइम पंक्चुअल है, टाइम का पंक्चुअल है। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पे रखा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आपको बताइए बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा। इनको बेंगलुरु का संस्थापक ही तो कहा जाता था और इन्हीं की तो स्टेच्यू का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जिसको नाम दिया स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वैसे आपको बता दूं इस लिस्ट में टॉप 5 में 2 भारतीय एयरपोर्ट है। एक तो ये केम्पेगौड़ा हो गया पहले स्थान पे, और तीसरे स्थान पे जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 की। ये इंडेक्स किसकी बात करता है? तो ये बताता है कि किसी भी देश में डिजिटल सिक्योरिटी कैसी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसी है, और इसके अलावा जो भी अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं वो कैसी है। तो इन सब के आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो अभी 2023 के लिए ये आया है और इसमें टॉप पर है डेनमार्क। ये एक यूरोपीय देश है। पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे पे है जर्मनी। डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन होती है। अब बात करोगे भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 64 नंबर पर है। टोटल 108 देशों की ये लिस्ट है और सबसे आखिरी में 108वें नंबर पे एक अफ्रीकी देश है अंगोला जिसका नाम है। तो पहले स्थान पे डेनमार्क हो गया, भारत 64 पे हो गया, लास्ट पे अंगोला हो गया। इस इंडेक्स को जारी किसने किया? तो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है नॉर्ड लेयर, उसने इसको जारी किया है। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। आंसर इसका होगा जीना महसा अमीनी। तो अभी यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला, उन्होंने 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता की घोषणा कर दी है। और किसे चुना गया है? जीना महसा अमीनी को। ये ईरानी महिला है। कहाँ से है? ईरान से है। ये ईरानी महिला है। और मैंने ऐसे क्यों बोला थी? क्योंकि इनका पिछले साल 16 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। और पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया था उनको? तो ईरान में महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड है उसका विरोध किया था इन्होंने, इसीलिए। और उसके बाद ही आपने कई बार पढ़ा होगा न्यूज़ में, पेपर में, कि ईरान में विरोध चल रहा है, महिलाएं विरोध कर रही है। उसका कारण यही है। तो इनका नाम याद रखना, जीना महसा अमीनी को। इनको मिला है 2023 का सखारोव पुरस्कार। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सखारोव पुरस्कार की बात करें तो ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है ये मानवाधिकारों की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों को, समूहों को या संगठनों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में इसमें 50,000 यूरो मिलते हैं। पहली बार ये कब दिया गया था और किसे दिया गया था, ये भी प्रश्न मन में उठेगा। तो 1988 में दिया गया था 2 जनों को, नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेको को दिया गया था। अब ये ईरानी महिला है। अब आपको याद आएगा कि अभी एक और ईरानी महिला न्यूज़ में थी, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड उनको मिला था जिसे हम कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी 2023 का मिला था उनको। उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो अब ये 2 ईरानी महिलाएं आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ईरान की एक महिला नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। और ईरान की एक महिला जीना महसा अमीनी, जिनको मिला 2023 का सखारोव पुरस्कार। बाकी स्वाति नायक, अभी नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला था। और नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते हो, विश्व में हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। वैसे भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ था। बाकी रवि कन्नन। अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इनको मिला था, एशिया का जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वैसे ये 4 एशियाई लोगों को मिला है, जिसमें से ये भारतीय हैं रवि कन्नन। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर आपको याद रखना है ये दिन हर 5 साल में मनाया जाता है। तो पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था, फिर उसके बाद 5-5 साल में ये मनाया जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मनाया कब जाता है। ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत में भी हम मनाते हैं एक स्टैटिस्टिक डे, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वो 29 जून को मनाते हैं। ये जरूर याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अभी सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला? और इस पुरस्कार को सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इसका उत्तर आप लोग दोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर को हमने अंतरराष्ट्रीय शेफ दिवस भी मनाया, जिसकी थीम थी ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा मोहम्मद शमी को। तो प्यूमा इंडिया ने अभी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यूमा, अच्छा ये प्यूमा किस देश की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे सितंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो यहाँ पे सितंबर महीने के लिए बात कर रहे हैं, अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया शुभमन गिल को। और अगर आपको याद हो तो इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी महीने के लिए भी इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, यानी कि इस साल में 2 बार हो गया इनका, एक तो जनवरी में और अभी सितंबर में। वहीं अगर हम वुमेन्स की बात करें कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे, तो चामरी अथापत्तू को चुना गया है। ये श्रीलंका की प्लेयर है। देखो आईसीसी की बात करें तो इसका स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जेफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नमो भारत। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया, मतलब इसके पहले चरण का, इसके पहले फेज का भी उद्घाटन किया है और इसका नाम है नमो भारत। ये जो रेल है इसका नाम है नमो भारत, जिसे रैपिडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। उद्घाटन कहाँ पे किया या कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो साहिबाबाद से। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2-3 चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ये जो रेल है, ये जो ट्रेन है, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पे चलेगी, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर है इस कॉरिडोर की लंबाई। दिल्ली से मेरठ के बीच में जहां ये चलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ 82 किलोमीटर। लेकिन अभी इसके पहले फेज, पहले चरण का उद्घाटन किया गया जिसमें ये चलेगी केवल 17 किलोमीटर तक। कहां से कहां? साहिबाबाद से दुहाई के बीच में ये चलेगी। और इन्होंने कहा कि 2025 तक, यानी कि टोटल 3 फेज में इसे दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू कर दिया जाएगा। अभी केवल पहला फेज इसका शुरू किया गया। और इस पूरे कॉरिडोर में टोटल कितने स्टेशन है ये भी ध्यान रख लो, 16 स्टेशन है। तो ये 2-3 पॉइंट निकलते हैं, इससे आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? टोटल कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है। कहां से कहां? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है ये, मतलब ये जो रेल है ये दिल्ली और मेरठ के बीच में चलेगी। इसका पहला खंड, पहला फेज अभी शुरू किया गया है, यानी कि 82 किलोमीटर इस कॉरिडोर में से अभी केवल ये मात्र 17 किलोमीटर के खंड में चलेगी। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इसका नाम है नमो भारत। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, इसका नाम बताओ। तो आंसर होगा आईएनएस इम्फाल। तो प्रोजेक्ट 15B। तो इस प्रोजेक्ट के तहत कितने जहाज तैयार किए जा रहे हैं? तो याद रखना, प्रोजेक्ट 15B में भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये तैयार करने हैं, जिसमें से जो अभी लॉन्च हुआ या अभी जो सौंप दिया गया भारतीय नौसेना को, ये तीसरे नंबर का है। पहला, दूसरा भी बता दूं और चौथा भी आपको बता दूं। तो पहला आईएनएस विशाखापट्टनम था, दूसरा आईएनएस मोरमुरगांव, तीसरा ये आईएनएस इम्फाल हो गया और चौथा आईएनएस सूरत है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में। तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। अच्छा, ये तो प्रोजेक्ट 15B हो गया। इसी तरह से आपने प्रोजेक्ट 15A भी सुना होगा। उसके तहत 3 जहाज बनाए गए जिनके नाम है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई। और एक प्रोजेक्ट 75 भी आपने सुना होगा। इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन पनडुब्बियां बनाई गई। वो 6 के नाम भी मैं आपको बता दूं: आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आया तो तीनों प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 75। ये आप ध्यान रखना। और भारतीय सेना की बात है तो हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और इस बार नौसेना दिवस परेड का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा, या नौसेना जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में जो सिंधुदुर्ग किला है वहां पे। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मैडम कमिश्नर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मीरा बोरवणकर ने। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी है मीरा बोरवणकर, जिन्होंने अभी अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मैडम कमिश्नर। इसमें इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? श्रद्धांजलि।
तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम के गुवाहाटी में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का अभी उद्घाटन किया है, जिसका नाम श्रद्धांजलि रखा है। लंबाई है इसकी 2.28 किलोमीटर और इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया, जो पैसा लगा, वो 316 करोड़ रुपए है। अब आप कहोगे ये राज्य का दूसरा सबसे लंबा है, तो पहला कौन सा था? पहला था नीलाचल फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। अबाबील ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया अभी पाकिस्तान ने। ये सरफेस टू सरफेस मध्यम दूरी की वॉर करने वाली मिसाइल है, जिसके रेंज की बात करोगे तो 140 किलोमीटर है। इससे पहले पाकिस्तान ने गजनबी और शाहीन नाम की मिसाइल का भी परीक्षण किया था, तो ध्यान रखना पाकिस्तान की ही है ये। एक तो ये अबाबील हो गया, अब एक गजनबी हो गया और एक शाहीन हो गया, ये पाकिस्तान की है। आपको याद होगा एक फतह नाम की मिसाइल हमने पढ़ी थी, एक खैबर नाम की मिसाइल भी आपने पढ़ी थी। ये दोनों किसकी है? ये ईरान की है। और अभी जो इजराइल काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके दो डिफेंस सिस्टम याद रखना, एक तो आयरन बीम है, आयरन बीम पद्धति, और एक आयरन डोम पद्धति। ये डिफेंस सिस्टम है इजराइल के। और हमारी तो ब्रह्मोस आप जानते ही हो, ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, जिसका नाम है मिलन 24। 24 मतलब हो गया 2024। ये 2024 में होगा, फरवरी के महीने में ये होगा, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहाँ पे होगा? तो विशाखापत्तनम में होगा। और इसमें 50 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। और अभी भारतीय नौसेना के द्वारा इस मिलन 24 अभ्यास के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई विशाखापत्तनम में ही। चलिए फिर बताइए, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा अमृतसर में। तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? अमृतसर में, भारत पाक अटारी सीमा पर। अब ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट ये ऊंचा है। और आपको बता दूं, बेलगावी का जो भारतीय झंडा है उसकी ऊंचाई 361 फीट है। और इस तरह से ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा हो गया। और झंडे से दो प्रश्न याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज इसको किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने बनाया, आप सब जानते हो, जिसके बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा के दौरान वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में गुजरात के कच्छ जिले के इस धोर्डो गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ये जो धोर्डो गांव है ना, ये वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे होता है ये रण उत्सव का आयोजन इस धोर्डो गांव में। देखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। अब गांव से संबंधित ये हमारा प्रश्न। चलिए फिर बताइए, 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस है ये। ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां रेस में हिस्सा लेंगी। और आपको तो याद होगा, इसका पहला संस्करण अभी फरवरी में ही हुआ था, वो भी हैदराबाद में हुआ था। और अब 2024 में जो भारत में इसका दूसरा संस्करण होगा वो भी हैदराबाद में होगा, फरवरी 2024 में होगा ये। और आपको याद होगा, अभी भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का भी आयोजन हुआ था नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और याद रखना, उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था कौन? इंडियन ऑयल। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली। और अभी इन्होंने कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं ये पूछेंगे तो ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो कार्तिकेयन मुरली ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा लाओस।
तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ये लाओस, और अभी इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया। आपको बता दूं, इसी साल बांग्लादेश को भी इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने वाला इस साल दूसरा देश कौन सा बना, तो दूसरा लाओस बना, बांग्लादेश पहला बना था इस साल। वैसे अभी तक मैं आपको बता दूं कि टोटल 19 देश हैं जो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। क्या भारत भी मुक्त हो चुका है, तो आंसर होगा नहीं। तो भारत ने इसका लक्ष्य भी रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कब का। पहले इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, इसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, या और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो हाथी पांव रोग के नाम से आप इसे जानते हो। इसमें जो पांव होता है इंसान का, वो सूज करके हाथी के पांव के समान भारी हो जाता है। साइंस में आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। और ये किससे होता है, तो फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के काटने से ये मनुष्य में फैलता है। भारत का लक्ष्य क्या है इसे खत्म करने का, 2027 का है। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत का मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, और भारत का सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब का है। वैसे लाओस की पहले बात करते हैं। लाओस, इसकी कैपिटल वियंताइन है, करेंसी होती है लाओ किप। फिर बताइए, अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा REC लिमिटेड। इसका मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आपको तो याद ही होगा, ये अभी न्यूज में भी था, ये अभी हमारी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी, अब याद आया। और अभी इसी को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वैसे मैं आपको साथ में याद दिला दूं, अभी इसी साल हमने पढ़ा था अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो इन अवार्ड्स को कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1991 में हुई। कौन देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा। और अभी ये अवार्ड मिला REC को, तो हमने कहा इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना होती है 1969 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और CMD है विवेक कुमार देवगन। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और वैसे 21 अक्टूबर को ही क्यों, क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इसीलिए 21 अक्टूबर। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने भारत में DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने भारत में ये DG कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। फाउंडर इसके कौन थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO सुंदर पिचाई ही है। अच्छा यूं बताओ, अभी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बार्ड। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2024 में भारत टैक्स 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत टैक्स 2024 की। टैक्स का मतलब हो गया यहाँ पे टेक्सटाइल से, और हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं, वो कौन है, पीयूष गोयल हैं। और अभी उन्होंने ही कहा है कि 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा ये, जिसका नाम है भारत टैक्स 2024। ये 26 से लेकर 29 फरवरी तक होगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया, तो आंसर होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसरो और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम क्या है, CV आनंद बोस। अभी इन्होंने ही 4 दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए, और ये इसका पहला संस्करण है, यानी कि पहली बार दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 4 विजेता कौन कौन है, एक तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया, ये एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसरो आप जानते ही हो, इसे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया जा रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया, और पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं।
तो इन चारों में आप देखोगे तो व्यक्ति एक ही जने हैं, बाकी एक यूनिवर्सिटी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक शिप बनाती है और एक हमारी स्पेस एजेंसी हो गई। तो व्यक्ति एक ही है, तो इनका नाम याद रखना। इसमें पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। अच्छा, दुर्गा पूजा से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को याद रखना यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था और ये सबसे नवीनतम है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल साइट, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा हो गई, पूजा क्या है? पूजा हम देख सकते हैं, पूजा कोई एक वस्तु तो नहीं है। मेला हो गया, त्योहार हो गया, तो इस तरह की चीजें अब इसके अंदर आती है। और ये 14वें नंबर की बनी थी इस साइट में, इस सूची में शामिल होने वाली। और अभी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी? ये तो 41 नंबर की बनी। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत का 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना और किस राज्य में है वो? तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमऊ शक्ति 2023। किन 2 देशों के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। और आयोजन कहां पे हुआ? ये भारत में हुआ। भारत में भी कहां पे? मेघालय के उमरोई में। और इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज का नाम, किन 2 देशों के बीच में होता है, इस बार कहां पे हुआ, और भारत की तरफ से इसमें राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। फिर बताइए, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा TVD-1। आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। और अभी इसके टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन यानी कि TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। TVD-1 की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन इसका नाम है। क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपने कहीं और जगह पढ़ लिया हो पहले ही, लेकिन ये फुल फॉर्म आपने नहीं पढ़ी होगी, तो इसको जरूर ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम में TVD-1 नाम नहीं दिया उसने बोल दिया टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, और आपने ये फुल फॉर्म नहीं पढ़ी, तो आप कहोगे ये कहां से आ गया। तो अब आप जानना चाहोगे कि ये है क्या? तो ये मिशन क्रू एस्केप मिशन है, यानी कि चालक बचाओ प्रणाली मिशन है ये। मतलब आप जानते हो इस मिशन में हम क्या करेंगे? इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर के जाएंगे। कब लेकर के जाएंगे? 2025 में। अब उन इंसानों को वापस धरती पे भी तो लाना है कि अंतरिक्ष में ले जाकर के छोड़ देंगे। तो उन्हें वापस धरती पर सही सलामत लाने के लिए हमने ये टेस्टिंग किया है, जिसका नाम दिया TVD-1। अब यहाँ फिर बताइए, अभी कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा अशोक वासवानी। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक इसके नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अशोक वासवानी को। ये किनका स्थान लेंगे? उदय कोटक का स्थान लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा कहाँ पे? मुंबई में स्थापना होती है 1985 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। तो मरियप्पन थंगावेलु, पहले बात करें इनका संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से। और अभी इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 1.86 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इस तरह से इन खेलों में ये इनका दूसरा पदक है, क्योंकि इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें आपको बता दूं 2017 में पद्मश्री मिल चुका है, 2017 में ही अर्जुन अवार्ड इनको मिला था, और अभी 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इसमें अभी गोल्ड जीता है, जैसे कि प्रणव सूरमा, इनका संबंध क्लब थ्रो से है, इन्होंने गोल्ड जीता। शैलेश कुमार ऊंची कूद में गोल्ड जीता, और निषाद कुमार ने ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। अब आपको ये तो पता ही है जो पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, जहाँ पे एशियन गेम्स हुए थे वहीं पे होंगे, यानी कि चाइना के हांगझाओ में। लेकिन कौन सा संस्करण है ये पैरा गेम्स का? चौथा संस्करण है। और ये भी याद रखना, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर। वैसे ये मैं प्रश्न आपको बता चुका हूँ। तो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार जो कि पैरा शटलर है, यानी कि शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, और एक अमित सरोह है, पैरा क्लब थ्रोवर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को। तो हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब लोगों को हकलाहट के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में IRCTC के CMD किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार जैन को। तो याद रखना, संजय कुमार जैन, इनको IRCTC के CMD के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती 1999 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व कप मैच के दौरान वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अभी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तो 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने मात्र 38 पारियों में ये 2000 रन बना दिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने गो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। तो अभी आरबीएल बैंक ने गो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, मतलब इसके लिए सालाना आपको कुछ चार्ज देना होगा बैंक को और उसके बाद आपको इसमें कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी बैंक के द्वारा। जैसे कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। जीरो बैलेंस तो मतलब समझते हो ना, मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती कि भैया इतना पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा वरना आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आप 1 रुपया रखो, 0 रुपया रखो, तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें सालाना आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा भी और कई तरह के फायदे ये देंगे। तो इसका नाम है गो सेविंग अकाउंट, जिसको लॉन्च किया आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। स्थापना होती 1943 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे क्रिकेटर थे। तो भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर थे वो बिशन सिंह बेदी, जिनका अभी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत वेस्ट इंडीज के खिलाफ की थी और अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था 1979 में और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए, इसमें पहला गोल्ड किसने जीता? तो असम ने जीता। तो नेशनल गेम्स 2023 ये इसका 37 नंबर का संस्करण है। कहाँ पे हुआ ये गोवा में हुआ। गोवा इसे होस्ट कर रहा है और इसमें पहला गोल्ड जीता है असम की महिला बैडमिंटन टीम ने और इन्होंने किसे हराया? महाराष्ट्र की टीम को हराया। और देखो यहाँ पे हमने महिला बैडमिंटन टीम की बात करी, तो असम की जो महिला बैडमिंटन टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है और वो इस खेल का पहला गोल्ड रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस राज्य की पुरुष बैडमिंटन टीम ने गोल्ड जीता होगा, तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक की पुरुष बैडमिंटन टीम ने गोल्ड जीता है। तो याद रखना 2023 वाले ये नेशनल गेम्स हैं 37 नंबर के। कहाँ पे? गोवा में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? मोगा है। पिछले साल 2022 वाले जो हुए थे नेशनल गेम्स वो गुजरात में हुए थे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि नाम दे देंगे आपको खिलाड़ी का कि उन्नति हुड्डा, बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बैडमिंटन से। और अभी इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। यहाँ पे इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने भारतीय को ही हराया है, उनका नाम है सामिया इराद फारूकी को। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो, क्योंकि ओडिशा ओपन में BWF टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। तो इसीलिए उन्नति हुड्डा आपके लिए नया नाम नहीं है, ये याद रखना है आपको। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कासरगोड। और ये कासरगोड जिला ये किस राज्य में है? तो केरल में है। और अभी ये भारत का पहला जिला बन गया है जिसने अभी अपना पेड़, अपना फूल, पक्षी और प्रजाति घोषित किया है। और उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसने अपना जो पेड़ घोषित किया है वो है कांजीरम, पक्षी है व्हाइट बेलेड सी हॉक, फूल है पेरिया पोलाथली और जो प्रजाति जो स्पीसीज इसने चुनी है वो सॉफ्ट सेल कछुआ है जिसका स्थानीय नाम है भीमनामा। फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शूटिंग से, तीरंदाजी से। यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 की। ये 2022 वाले ही हैं जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कहाँ पे? चाइना के हांगझाओ में। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर, वो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर है, तो अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर है। और इस बार का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट फेई फेई है।
और स्लोगन है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। इसमें कितने भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो 313। और प्रश्न में अगर हमने देखा कि अवनी लखेरा ये एक शूटर हैं, ये राजस्थान की शूटर हैं, याद रखना, और अभी इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। और इनका नाम आपको जरूर याद होगा क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और इस तरह से पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और उसके बाद कई एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न बने थे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम आपको बताना है और उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताओ। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी जो रिवीजन वाली क्लास आती थी वहां मैंने आपको खूब बताया इनके बारे में। अभी आप बताओ। बाकी अभी पैरा एशियन गेम्स पे वापस आते हैं। तो एक तो अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, इनके अलावा अभी अंकुर धामा, इन्होंने मेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता, और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रख लो कि इस बार जो ये एशियन पैरा गेम्स हैं इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैरा ताइक्वांडो है इसमें एक भारतीय है जिन्होंने पदक जीता है, उनका नाम है अरुणा तंवर। इन्होंने ब्रोंज जीता है। अब इन्होंने ब्रोंज जीता है, फिर भी मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार इन खेलों को शामिल किया ना, और इसमें किसी भारतीय ने पदक जीत लिया। मायने नहीं रखता कि गोल्ड जीता या सिल्वर या ब्रोंज जीता, लेकिन पदक जीता है तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। और ये कौन है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें नंबर के हैं। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जिन्हें आप जानते हो। और इन्हीं को अभी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ये यहाँ के पूर्व छात्र हैं। और इन्हें क्यों मिला ये अवार्ड? तो कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च किया है, या यूं कहूं कि इसकी टेस्टिंग की है। और ये टेस्टिंग समुद्री जहाज से की गई है, और आज तक किसी भी देश ने समुद्री मोर्चे पर ऐसा हथियार तैनात नहीं किया है। इसीलिए हमने कहा कि ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेल गन की बात करें तो ये एक फास्ट शूटिंग वेपन है, और इसमें से जो गोली निकलेगी उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 7 मैक के बराबर होगी। और ये कितनी होती है? यूं मानो कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि ध्वनि की तुलना में 7 गुना होगी ये। 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो उसकी 7 गुना है ये। मतलब इसमें से जो गोलियां निकलेगी ना वो ध्वनि की गति से 7 गुना स्पीड से निकलेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अगर इसके ऊपर कोई दुश्मन देश दागता है तो ये उसको भी तबाह कर सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की क्या खास बात होती है कि उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको उनको रोकना है, उनको हिट करना है, तो आपकी बंदूक या आपकी जो भी मशीन है उसमें से जो गोलियां निकल रही है उनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी ऐसा कारनामा कर दिया है जापान ने, और इसे अपतटीय पोत से लॉन्च कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया। ये आपको याद रखना है। चलिए फिर बताइए, अभी अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज ये किसने रखा? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली में अभी 2 चक्रवात एक साथ बने हैं, एक बना है अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में बना है। तो अरब सागर में जो है उसका नाम तेज रखा है, नाम किसने दिया? भारत ने। और बंगाल की खाड़ी में जो बना है उसका नाम हामून रखा है, हामून इसका नाम ईरान ने रखा है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और थीम क्या है? द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 193 हैं, तो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। वैसे 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, इसका आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ये याद रखना। इसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो हमारी जो मिलिट्री है उसका कल्चर जो होता है उसे प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया।
और आपको बता दूं यहीं पे ही प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया है। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन ग्रंथों से हम सीखेंगे सैन्य कला के बारे में, युद्ध रणनीतियों के बारे में। तो ये वही है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। तो भारतीय वायुसेना अधिकारी है ये साधना नायर, और अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, साधना नायर ये एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं। अब आप पूछोगे पहली महिला कौन थे फिर? तो उनका नाम था पद्मा बंदोपाध्याय। अब आप फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है अमित शाह, अभी उन्होंने देश के पहले नैनो तरल डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। डीएपी मतलब हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये उद्घाटन किया कहां पे? गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। और इस प्लांट को किसने बनाया? इसे इफ्को ने बनाया है। तो याद रखना, ये एक नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट है। मतलब आप कह सकते हो नैनो डीएपी का लिक्विड वर्जन है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो पहला वाला तो कहां पे बन चुका है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि अब दूसरा वाला ये कहां पे स्थापित होगा? तो याद रखना, ये प्रयागराज में स्थापित होगा। अब पहले अगर बात करें इफ्को की, क्योंकि इसे इफ्को ने बनाया, तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और स्थापना होती है 1967 में, और चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी है। चलिए फिर बताइए, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये कौन सा है? तो आंसर होगा बीजिंग। तो वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी है IQ एयर, जिसके अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया चाइना का बीजिंग। और दूसरा सबसे प्रदूषित है मुंबई, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान का कराची है। आप सोचोगे दिल्ली, दिल्ली कौन से स्थान पर है? दिल्ली 6वें स्थान पर है इस लिस्ट में, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो जो लेज चिप्स आते हैं ना, उसी ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो लेज चिप्स आते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेप्सिको है। फिर बताइए, ये बुक है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नाम की बुक को अभी किसने लिखा? तो आंसर होगा रितु मेनन ने। लेखिका है रितु मेनन, और इन्होंने अभी अपनी ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडिया ऑफ इंडिया। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो अभी लद्दाख ने जूनिपर वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। ये औषधीय गुणों वाला एक पेड़ है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मसालों या जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम है जूनिपेरस कम्युनिस। आपको याद होगा इससे पहले लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल, राजकीय पशु घोषित किया था हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को, और राजकीय पक्षी बनाया था काले गर्दन वाली क्रेन को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्विन एजुकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा चेतन भगत। तो एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हॉर्विन एजुकेशन, और इसने भारत के युवाओं को प्रेरित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के संस्थापक और CEO है कुणाल गुप्ता। अच्छा, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग ने अभी किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया? अभी नया बनाया है राजकुमार राव को, और इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। तो ये 2 भारतीय अमेरिकी हैं जिनको अभी अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार के नाम की बात करेंगे तो अशोक गॉडगिल को तो व्हाइट हाउस नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिला है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में US ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये फॉर्मूला 1 रेस है, और इसको अभी फिर से जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन
इस बार सबसे ज़्यादा रेसेस इन्होंने जीती है लगभग। अगर बात करें तो इस साल ये टोटल 17वीं रेस थी जिसमें से 15 रेस ये जीत चुके हैं। ये रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी जीत लिया और आप कह सकते हो ये उनके करियर की 50वीं जीत है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भारतीय नौसेना की मिसाइलें, युद्धपोत, टॉर्पीडो, ये सब चीजें तो आपको देखने को ही मिलेगी, वहां पे इन सब की प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास से जुड़ी यादगार वस्तुएं भी आपको देखने को मिलेगी। इसको बनाने में लागत आएगी 23 करोड़ रुपए। अब बिल्कुल थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे इंडियन नेवी की, तो 2 पॉइंट आप याद रख लो। एक तो नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। और इस बार वाला कहाँ पे मनाया जाएगा? सिंधुगढ़ किले में, जो कि है महाराष्ट्र में। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार है। अब आ जाओ आप। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो आंसर होगा अमोल मजूमदार को। तो अभी बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। इनका नाम याद रखना है। आप जानते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अच्छा, क्रिकेट से एक प्रश्न याद आएगा आपको। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें हमारी पुरुष हो या फिर महिला टीम हो, दोनों ने गोल्ड जीता था। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, यानी कि उपविजेता उसमें कौन रहा था? इसका उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है। आपको बताना उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भाला फेंक, जेवलिन थ्रोवर है। तो आपको पता है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की, जो कि हुए 2023 में। और इस बार ये इसका चौथा संस्करण है जिसको होस्ट कर रहा है चाइना के हांगझाऊ में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखना फेई फेई है। और इसका स्लोगन भी है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। लेकिन याद रखना इसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर हैं, वो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। जो पारुल परमार है इनका संबंध किससे है? शटलर है, पैरा शटलर बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। और अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो सुमित अंतिल, जिनका संबंध भाला फेंक से है, अभी इन्होंने अपना जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी को तोड़ दिया। मतलब कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका? 73.29 मीटर दूर। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो 70.83 मीटर का था और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता है। आपको बता दूं इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था, तब इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और उससे पहले 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम है जिन्होंने अभी गोल्ड जीते। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अंकुर धामाका, क्योंकि एशियन पैरा गेम्स के एक ही संस्करण में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। एक तो 1500 मीटर की दौड़ में और 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। एक सुंदर सिंह गुजर भाला फेंक में गोल्ड जीता, सचिन सजेराव खिलारी शॉट पुट में गोल्ड जीता, सिद्धार्थ बाबू ने शूटिंग में गोल्ड जीता और प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीता और रुबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में गोल्ड जीता। और मैंने आपको बताया था इस बार के जो ये पैरा एशियन गेम्स है इसमें 2 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। एक है पैरा ताइक्वांडो और एक पैरा कैनोइंग है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पैरा ताइक्वांडो में एक भारतीय हैं अरुणा तंवर, इन्होंने ब्रोंज जीता था। और अभी हमने पढ़ा पैरा कैनोइंग में प्राची यादव ने गोल्ड जीता है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे को। तो अभी इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? तेंजिन लेकफेल का। और यहाँ पे ये नाम, ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। अब आप कहोगे कि ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है, अभी न्यूज में आया था क्या? बिल्कुल आया था, हमने पढ़ा था। इंद्रमणि पांडे ये अभी तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि थे। तो अब मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि उनकी जगह अब कौन आ गए? मतलब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? यह अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, आपको नाम बताना है। बाकी अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन?
बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये किस देश के पास है, तो आंसर होगा थाईलैंड। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कौन करेगा, तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का, विशाल टेलीस्कोप का निर्माण करेगा और इसका नाम है ट्राइडेंट। और इसका काम क्या होगा, तो जो गोस्ट पार्टिकल है या आप कह दो न्यूट्रिनो, तो गोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का ये पता लगाएगा, उसकी स्टडी करेगा। और न्यूट्रिनो की बात करें ये क्या है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, पर इस पे न्यूट्रॉन की तरह कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं होता। वे हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। और अभी तक ऐसा मानते थे कि ये द्रव्यमान रहित होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता, पर अभी ऐसा पाया गया कि इसमें थोड़ा बहुत मास जरूर होता है। तो अभी तो इस प्रश्न में आपको सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा, चाइना करेगा, और उसका नाम ट्राइडेंट है, ये भी याद रखना। वैसे अभी वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ये अंटार्कटिका में है और उसका नाम है आइस क्यूब। चलिए फिर बताइए, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए अभी देश का तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब आप पूछोगे पहला और दूसरा कहाँ पे है, तो पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास यानी कि चेन्नई, तीसरा BHU उत्तर प्रदेश में। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों, क्योंकि 24 अक्टूबर को जोनास साल्क का जन्मदिन होता है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और ये कौन थे, ये अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। लेकिन आप याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसने बनाया था, अल्बर्ट साबिन ने। और आप जानते हो भारत पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, कब, 2014 में। पोलियो ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। कौन सा वायरस, पोलियो वायरस, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैसे 24 अक्टूबर को और भी कुछ हमने मनाया, जैसे कि ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का स्थापना दिवस था 24 अक्टूबर को। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाने वाले किस पहले ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया, तो आंसर होगा रिचर्ड राउंडट्री। तो पहले ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध थे ये रिचर्ड राउंडट्री, इनका अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता थे और पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है और इसने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रजनन किया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, गिद्ध से 2 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कि अगर पूछे कि विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और अगर पूछे कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा असम में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि नीलावू कुदीचा सिम्हांगल ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर होगा S सोमनाथ की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। और S सोमनाथ ये कौन है, आप जानते हो वर्तमान में इसरो के हेड हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है जिसका नाम है नीलावू कुदीचा सिम्हांगल। और याद रखना ये मलयालम भाषा में लिखी गई है। चलो फिर बताओ, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। आपसे पूछ रहे हैं इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया, तो आंसर होगा INS सुमेधा। तो अभी 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया और इसमें भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया, तो आंसर होगा INS सुमेधा। अच्छा, INS सुमेधा से 2 करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक तो अभी एक और एक्सरसाइज हुई थी, वहां पे INS सुमेधा ने हिस्सा लिया था, तो आंसर होगा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ये भारत और इजिप्ट के बीच में हुई थी। और एक और प्रश्न बनेगा कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी, और आपको पता है ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे हुआ था,
सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने शुरू किया था ऑपरेशन कावेरी। तो उसमें जो हमने जहाज भेजा था ना, उसका नाम यही है INS सुमेधा। तो इस तरह से INS सुमेधा आपने दो तीन जगह पढ़ लिया, इसको ध्यान रखना। आप देखो, पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1957 में, रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें देश जुड़ते गए। तो आज वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं या कितने देश इसमें शामिल हैं? 27। लेकिन ब्रिटेन अलग हो चुका है और उसके अलग होने को ही एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसे कहते हैं आप ब्रेग्जिट। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। वैसे नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको मिलेगा। करेंसी यूरो है और आप जानते हो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? क्रोएशिया बना था। और गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, ये बताने की जरूरत नहीं, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है गिनी, उसी के पास में जो खाड़ी है उसी को कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। फिर बताइए, अभी अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। तो अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की हम बात कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये हुआ कहाँ पे? अल्बानिया के तिराना में हुआ, जिसमें भारत की ऋतिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऋतिका हुड्डा ने अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय पहलवान बन गई है। या यूं भी कह सकता हूं कि इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अगर भारतीय व्यक्ति में बात करोगे तो ये दूसरे नंबर की है, और लेकिन भारतीय महिला में बात करोगे, किसी महिलाओं ने ये जीता तो वो पहली बन जाएंगी। अब हमने कहा दूसरी भारतीय व्यक्ति है, तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे इस चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले? पिछले साल लेकर के आए थे अमन सहरावत, उनका नाम है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में लाए थे वो। और इस बार लेकर के आई है ऋतिका हुड्डा। कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी, 76 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, ये हुड्डा नाम सुनकर के आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि अभी एक हुड्डा हमने और पढ़ा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उन्नति हुड्डा की। अभी पढ़ा था हमने इनके बारे में, लेकिन याद रखना उन्नति हुड्डा का संबंध तो बैडमिंटन से है। अभी हमने कहाँ पढ़ा था उनके बारे में, या क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल उन्होंने जीता था। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऋतिका हुड्डा की, जिनका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है। तो आप कंफ्यूज न हो जाओ एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम साथ साथ बता दिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है, शामिल किया? तो आंसर होगा सारंग देव को। तो अभी प्रोफेसर सारंग देव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखो, टीबी की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो वर्ल्ड टीबी डे होता ही है आपका 24 मार्च को, और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का? 2025 का है। और आपको याद होगा टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसकी नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? वाराणसी में। और टीबी ये किस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर बताओ, अभी हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा रॉबर्ट फीको। तो रॉबर्ट फीको ये चौथी बार स्लोवाकिया के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, इनका नाम आप देखो कैसे याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो ऐसे याद रखना, जो रोबोट होते हैं ना, रोबोट कैसे चलते हैं? स्लो चलते ना, भूम। मेरा नाम ये है, मेरा नाम क्रैक एग्जाम है, मैं क्रैक एग्जाम से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। ऐसे स्लो बोलते हैं, स्लो चलते हैं रोबोट। तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। रॉबर्ट फीको, ये रोबोट तो स्लो चलता है, इसको फेको। तो स्लोवाकिया ये एक यूरोपियन देश है और इसकी कैपिटल होती है ब्रैटिस्लावा और करेंसी है यूरो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के दौरे के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अभी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया है। तो ये योजना केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसी की तरह है। आपको बताया ना उसमें क्या होता है, उसमें हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में, मतलब साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उसी तरह से इस योजना में भी अब हर साल महाराष्ट्र राज्य के किसानों के खाते में राज्य सरकार 6,000 रुपए जमा करेगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के किसान जो दोनों तरफ पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो
उधर से भी 6,000, इधर से भी 6,000, 12,000 रुपए उनको मिल जाएंगे इस तरह। अच्छा, मैंने अभी एक योजना का नाम लिया, प्रधानमंत्री किसान योजना, या इसका फुल फॉर्म में आप बोलोगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दो तरह के प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि ये कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी। तो याद रखना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से इसको शुरू किया गया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। चलिए फिर बताइए, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। तो यूके 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप कहोगे चाइना कहां पर है? चाइना चौथे स्थान पर है 8 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ। और यूनिकॉर्न मतलब क्या हो गया? ऐसी कंपनियां या ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से $1 अरब से ज्यादा हो जाए तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। यहाँ पे तो हमने फिनटेक कंपनियों की बात की है कि भारत में इतनी फिनटेक कंपनियां हैं और इनके साथ भारत तीसरे स्थान पे आ गया। लेकिन आपको याद होगा इसी साल हमने पढ़ा था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें हमने सारी कंपनियां ले ली, चाहे वो फिनटेक हो चाहे कोई सी भी हो। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें भी भारत तीसरे स्थान पे था। उसमें पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। अच्छा फिर बताओ, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। और इस मेले का शुभारंभ किया हमारे केंद्रीय विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना इस सरस आजीविका मेले का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में इसका आयोजन याद रखना कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में हुआ। और सरस मेले से मैं आपको कुछ लिंक करा के याद कराना चाहूँगा कि इसी साल 2023 में ही हमने पहली बार सरस मेले का आयोजन किया था। आप में से कोई बता सकता है कहाँ पे किया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सरस आजीविका मेला है, 2023 में इसका आयोजन गुरुग्राम में हुआ, ये जरूर याद रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा कस्तूरी कॉटन भारत। तो अभी हमारे केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया है और अभी इसी नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कपास यानी कि कॉटन से याद आएगा वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को होता है। और अगर बात करें ये भारत जो है, और अगर बात करें कि भारत ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। और भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और आप जानते होंगे अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने थे इसी साल, उनका नाम है ललित कुमार गुप्ता। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका तो उत्तर होगा 111। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की। 2022 वाले ही हैं ये जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कहाँ पे हुए? चाइना के हांगझाओ में हुए। और अगर बात करें इसका स्लोगन क्या है तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। मैस्कॉट है फई फई जो कि एक पक्षी है। और इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर हैं और अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और अगर पूछे इसमें कितने भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया तो आंसर होगा 313। और अगर मेडल टैली में आते हैं तो पहले स्थान पे चाइना है, इसने टोटल 521 मेडल जीते हैं। दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे आ गया साउथ कोरिया और पांचवे पे रहा भारत। भारत ने टोटल तो 111 जीते, लेकिन अगर बात करें गोल्ड कितने हैं तो 29 है, सिल्वर है 31 और ब्रोंज है 1। अच्छा, ये तो पैरा एशियन गेम्स की बात हो गई। एशियन गेम्स को अगर रिलेट करके याद करोगे तो वहाँ पे टोटल 107 मेडल हमने जीते थे, जिसमें से गोल्ड हमारे 28 हैं,
38 सिल्वर है और 41 आपके ब्रोंज मेडल है। अगर यहाँ पे हम बात करें सर्वाधिक पदक किस में आए हमारे पास, किस खेल में, तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, 51 मेडल हैं, उसमें से 18 गोल्ड एथलेटिक्स में ही है। अगर आपसे पूछे कि जो पहले एशियन पैरा गेम्स थे वो कब हुए थे, वो 2010 में हुए थे चाइना में, दूसरे वाले 2014 में हुए साउथ कोरिया में, तीसरे 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में, और ये चौथा संस्करण है जो 2022 वाला है ये हुए चाइना में। और इस बार 2 खेल पहली बार इसमें शामिल किए गए थे, पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं शीतल देवी, इनका नाम आप जरूर याद रखना, बहुत चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहले तो पूछेंगे आपसे कि इनका संबंध किससे है, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से है। इन्होंने गोल्ड जीता अभी। पैरों से तीरंदाजी करती हैं ये, बताओ, हाथ नहीं है इनके, पैरों से तीरंदाजी करती है और गोल्ड जीता है इन्होंने, तो नाम जरूर याद होना चाहिए आपको शीतल देवी का। अच्छा, साथ में फिर बताइए, अभी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये कहाँ पे शुरू हुई, तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। और आप जानते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है, इनकी पार्टी का नाम है आप पार्टी। और आप यूं भी कह सकते हो ये हमारी सबसे नवीनतम नेशनल पार्टी है। टोटल कितनी है, 6 है, तो सबसे नवीनतम कह दो या 6वें नंबर की नेशनल पार्टी यही है। और यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और देखो इसी तरह से किसी तरह से कि गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए ऑलरेडी 2 योजनाएं शुरू कर चुकी हैं 2 सरकारें। कौन कौन सी योजनाएं हैं और किसने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती है, इसको राजस्थान ने शुरू किया था। और एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलती है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, ये भी आप ध्यान रखें। फिर बताइए, अभी हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं, तो आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम। तो अभी मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनको नया राजा चुना गया है। वे मलेशिया के 17वें राजा होंगे और वे वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। तो मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल में होता है। और मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान हैं जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। अच्छा, आपको याद है भी कुछ समय पहले इंग्लैंड के नए राजा, नए किंग बने थे कौन, किंग चार्ल्स तृतीय, ये जरूर याद रखना, किंग चार्ल्स कौन से, 3rd। देखो मलेशिया की बात करते हैं, कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है और यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। करेंसी मलेशिया रिंगिट है और प्रधानमंत्री कौन है, अनवर बिन इब्राहिम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। इस इंग्लिश में आप बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इस दिन को पहली बार मना रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। अभी 29 अक्टूबर 2023 को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो देखभाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मतलब मैंने कहा ना भी, ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा मनोज सिन्हा ने। तो जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है हमारे मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। ये बुक भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं पद्मश्री डॉक्टर कन्नू भाई टेलर की यात्रा प्रस्तुत करती है, यानी कि उनके बारे में है ये बुक। और इसको लॉन्च किया अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेरा होचोंगबा नामक वार्षिक उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मणिपुर का ये वार्षिक उत्सव है मेरा होचोंगबा, जिसे अभी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के कांगला में मनाया गया। तो ये मेरा होचोंगबा त्योहार का आयोजन हर साल राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया, तो आंसर होगा IOCL। तो अभी IOCL ने भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया है। आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी होते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने वाहनों के परीक्षण यानी कि व्हीकल टेस्टिंग के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस ईंधन को, इस फ्यूल को अभी तक हमने नहीं बनाया था, इसे हम यूरोप या अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं वहां से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। तो आप इसे एक लाइन में कह सकते हो कि रेफरेंस फ्यूल ये क्या है, ये एक
हाई लेवल प्यूरिटी वाला ईंधन है, फ्यूल है, जो वाहनों की टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है। तो IOCL की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1959 में। ये एक महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्रीकांत माधव वैद है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक ट्रेनिंग स्कूल में अपनी तरह की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे, उन्होंने। अब होगा क्या यहाँ पे, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं। अच्छा, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, उड़ते हुए एरोप्लेन में से कई बार लोग नीचे कूद जाते हैं, फिर जैसे जमीन आने वाली होती है थोड़े दूर ऊपर पैराशूट खोलते हैं और आराम से नीचे लैंड कर जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे सैनिकों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्टिकल विंड टनल में। मतलब यहाँ पे इसी तरह का एयर प्रेशर वगैरह मेंटेन किया जाएगा, जैसा कि आप असली में अगर कूद रहे हो तो आपको ऐसा ही फील होगा। फिर वहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि ये वर्टिकल है मतलब लंबा है, विंड मतलब नीचे से इस तरह की विंड आ रही है, टनल मतलब गुफा हो गई, लंबी गुफा। तो उसी तरह का वातावरण यहाँ पे आपको दिया जाएगा जैसा कि आप असली में हो। और फिर आपको डिसीजन लेना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको उस वक्त करना क्या है, अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। तो यही सब होगा यहाँ पे। तो सिंपल से याद रखेंगे, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गोवा ने। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसी का नाम है स्वयं पूर्ण ई बाजार। तो आप कह सकते हो ये एक तरह का ई मार्केट प्लेस है। ई मार्केट प्लेस मतलब जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह होता है ना, वैसे ही। अब यहाँ पे क्या बेचा जाएगा? तो हमने कहा ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे बेचा जाएगा और ये पूरे भारत के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। तो याद रखना, इसको किसने लॉन्च किया? गोवा सरकार ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। तो हर साल ये दिन 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऑडियो विजुअल सामग्री के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। मतलब जो बहुत पुराने, जो प्राचीन समय में रिकॉर्ड किए गए ऑडियो विजुअल्स हैं, जो विरासत बन चुके हैं, तो कहीं हम उन्हें खो न दें, तो उनका संरक्षण करना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 2005 में मनाया गया था। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी उन्होंने सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया है। तो ये योजना 10 से 18 वर्ष उम्र की छात्राओं के लिए है। इसमें आपको कुछ पैसा जमा कराना होगा और फिर 18 वर्ष के बाद में जब आप हायर एजुकेशन के लिए या कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जितना पैसा आपने जमा किया होगा ना, उसका 5 गुना राशि का आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 10 से 18 वर्ष के बीच में आपने धीरे धीरे मान लो 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो फिर जब आपकी 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी, उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन करने जाओगे या कोई स्टार्टअप आपको खोलना है, तो उस 1 लाख का 5 गुना यानी कि 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। ये है इस योजना में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये नौकरी प्रदाताओं यानी कि नौकरी देने वाली कंपनियों और नौकरी चाहने वाले युवाओं दोनों के लिए है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल वगैरह सब आपने लिख दी। अब किसी कंपनी में कोई पोस्ट खाली होती है, तो उन्हें उस पोस्ट के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय चाहिए वो वहाँ पे डाल देगी। तो वहाँ पे पहले से ही आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, तो जो भी उस पोस्ट के लिए सूटेबल होगा उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो कंपनी से जुड़ पाएगा। कंपनी को पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस पोस्ट के लिए ये बंदे सूटेबल हैं, और इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकेगी। तो ये है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, जिसको लॉन्च किया अभी राजस्थान सरकार। फिर बताओ, अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? तो आंसर होगा माइक जॉनसन को। अच्छा, पहले तो आप देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है, तो उसी तरह से वहां पे उसको कहा जाता है कांग्रेस। हमारे संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है,
तो वहाँ पे अगर बात करोगे आप तो जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है और जो लोअर हाउस है और उसे प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और अभी यहीं पे जो नए स्पीकर बने हैं उन्हीं का नाम है माइक जॉनसन। और ये कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। और आप कह सकते हो ये यूएस का तीसरा सबसे पावरफुल पोस्ट है। भाई पहले पे तो प्रेसिडेंट है, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट है और तीसरे पे ये स्पीकर है। अच्छा, हमारी लोकसभा में बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में स्विस घड़ी निर्माता राडो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा कटरीना कैफ को। तो स्विस घड़ी निर्माता है राडो, इसने भी कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और वैसे कटरीना कैफ से आपको याद आएगा, एक जापानी कपड़ों की एक फेमस कंपनी है यूनिक्लो, उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में है ये बांध जिसका नाम है जमरानी बांध। किस नदी पर है? गोला नदी पर है। ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है और इसी के ऊपर ये जमरानी बांध परियोजना है। और ये भी चर्चा में क्यों रही? तो अभी इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या फायदा होगा? केंद्र से इसे अच्छा खासा फंड मिलेगा। फिर बताइए, अभी हाल में मिशन महिला सारथी को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें 51 BS6 मानक बसों को अभी हरी झंडी दिखाई गई। और इसमें खास बात क्या है? जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर हैं वो दोनों महिला ही हैं। BS मतलब क्या हो गया? BS6 का मतलब हो गया भारत स्टेज 6। और अगर बात करें ओवरऑल की इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करके और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। शुरू किया इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम है काजिंद एक्सरसाइज। और आपको बता दूं, इसका पहले नाम हुआ करता था प्रबल दोस्ती अभ्यास, लेकिन अभी इसे काजिंद एक्सरसाइज कहते हैं। किन किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और अभी कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के ओटार में। इस बार ये इसका 7वां संस्करण है और इसमें सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से अगर बात करें तो डोगरा रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले अपन कजाकिस्तान की बात करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल होती है अस्ताना। आपको याद होगा पहले अस्ताना से इसकी कैपिटल बदल करके नूर सुल्तान की गई थी, फिर वापस बदल के अस्ताना कर दी गई। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालकश झील ये किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान में। यहीं पे आपको अरल सागर भी मिलेगा। या यूं कहूं, प्रश्न इससे अच्छा ये बनेगा, किन दो देशों की बाउंड्री पर, सीमा पर ये अरल सागर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका ने। तो अभी रग्बी विश्व कप 2023, और इसी को याद रखना, वेब एलिस कप भी कहा जाता है, जो अभी कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसको जीता है साउथ अफ्रीका के रग्बी टीम ने, जिसे स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग बॉक्स में आपको बता दूं, ये साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है। और इसने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को हराया है, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका रग्बी टीम का चौथा खिताब है। सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीता है, 4 बार। तो मेन चीज मैंने आपको बताई। ये रग्बी विश्व कप 2023 है। इसे हम और क्या कहते हैं? वेब एलिस कप के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किसने जीता? साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम ने जीता, जिसको स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और हराया है न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है यूं भी आ जाए कि रग्बी जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें देखो 2 तरह के इवेंट होते हैं। रग्बी यूनियन, तो उसमें हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। और एक होता है रग्बी लीग, जिसमें हर टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको कि वो तो सिंपल सा पूछ ले कि रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये प्रश्न आ जाए न, तो वो यूं पूछे कि रग्बी यूनियन, न वो पूछे कि रग्बी लीग। सिंपल सा पूछे कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो फिर आप ऑप्शन पे ध्यान देना, उसमें ऑप्शन में या तो 13 दिया होगा या 15 दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। मैंने ये भी आपको बता दिया। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लो कि रग्बी के आविष्कारक कौन थे? विलियम वेब एलिस, जिनके नाम पर ही इस कप का नाम दिया गया। पहला रग्बी वर्ल्ड कप ये 1987 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, और आखिरी बार ये 2019 में हुआ था जापान में। अभी 2023 में फ्रांस में हुआ, और ये भी याद रखना कि अगली बार 2027 में, हर 4-4 साल में हो रहे हैं, 2027 में ये कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इससे संबंधित एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। इसके बाहर यहां से प्रश्न नहीं बनेगा अगर यहां से पूछा गया तो। फिर बताइए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा बोलीविया में। तो रशिया का परमाणु ऊर्जा निगम है रोसाटॉम, जिसने अभी बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया, और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। मतलब एक तरह से ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। तो याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहां पे स्थापित की गई है? बोलीविया में। बनाया है रोसाटॉम ने, रशिया की एक न्यूक्लियर पावर कंपनी है, और इसकी स्थापना होती है 2007 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉस्को, रशिया में। लेकिन बनाया कहां पे? बोलीविया में। तो इसके स्टैटिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले मैप में देखो आप, ये रहा बोलीविया, साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल होती है सुक्रे, करेंसी है बोलीवियानो, प्रेसिडेंट है लुइस आर्से। आपको याद होगा विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील यहीं पर है, जिसे कहते हैं टिटिकाका लेक। चलिए फिर बताइए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की। कब से कब तक मना रहे हैं? 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। कौन मना रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इस बार की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हुई है। तो इसकी स्थापना होती है 1964 में, और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? के संथानम समिति। और अगर पूछोगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी नए बने थे। कौन? प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस प्रश्न से, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी की 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। इसमें से वो पुस्तक कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। तो अभी मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी द्वारा लिखे 3 बुकों को लॉन्च किया है। इनके नाम क्या है? पाणिनि अष्टाध्याय भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये इन 3 बुकों के नाम है। स्वामी रामभद्राचार्य जी की बात करें, वे चित्रकूट में रहने वाले एक कथावाचक हैं, और वे 1987 में स्थापित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। वैसे आपको बता दूं, वे बचपन से, मतलब जब उनकी उम्र 2 साल थी ना, उनको दिखाई तब से नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन फिर भी बिना ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करे उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से ज्यादा बुकें लिख दी है, 50 पेपर लिख दिए हैं, और अभी पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, 2015 में मिला था। तो इन बुकों के नाम ध्यान रखना, और किसने लिखी है वो ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया, नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा बैजनाथ अग्रवाल। तो अभी गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे ये बैजनाथ अग्रवाल, इनका भी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, गीता प्रेस आपने कई बार नाम सुना होगा। पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या, ये काम क्या करता है। तो कम लागत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ये जाना जाता है, गीता प्रेस इसका नाम है। और अगर इनके ट्रस्टी की बात करें बैजनाथ अग्रवाल, वे हरियाणा के भिवानी के मूल निवासी थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और गीता प्रेस गोरखपुर ये भी न्यूज में क्यों था आप सबको बताए, 2021 में इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला था, और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, और इसमें पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे गीता प्रेस की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है, और इसके संस्थापक थे श्री जयदयाल गोयंद का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर, इसे अभी 2021 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, और अभी इसके ट्रस्टी का निधन हो गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी काफी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
अभी ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, उसके बाद जियो मार्ट के बने थे, उसके बाद लेस के जो चिप्स आते हैं उसके बने थे, पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के बने थे, नावी फिनटेक के ये बने थे, वायाकॉम 18 के ये बन चुके हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल ने। तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इस बार इसका 13वां संस्करण है और इसे होस्ट कर रहा है भारत। और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी बनाई है, मतलब इन्होंने मात्र 41 गेंदों में सेंचुरी बना दी है। और किसके खिलाफ बनाई? नीदरलैंड के खिलाफ। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे हुआ था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये किसने जीता? तो आंसर होगा नीता अंबानी। और ये है क्या USISPF? इसका मतलब होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और अभी रिलायंस फाउंडेशन की जो संस्थापक और अध्यक्ष है नीता अंबानी, इनको उनके परोपकारी कार्यों के लिए और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 के USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें ब्रेन के किसी एक हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे ब्रेन के किसी एक भाग की मृत्यु हो जाती है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक।